हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फैन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज प्रारंभ करने से पहले हमको भारत के जो हमारा मैप है, भारत का जो मानचित्र है, उसके बारे में हमको भली भांति परिचित होना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की सामान्य जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत की सामान्य स्थिति के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश अवस्थित हैं, भारत के पड़ोस में भारत की किन किन जो सागर हैं, महासागर हैं, उनसे भारत की सीमा लगती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर हम लोग दोस्तों बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मन में ये आता है कि ये उत्तरी अक्षांश वाला, दोनों में उत्तरी अक्षांश लगा है। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के हम लोगों ने बात की 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो दोनों के आगे उत्तरी अक्षांश लगा हुआ है। और इधर हम लोग जब देशांतर की बात की तो दोनों में पूर्वी देशांतर लगा हुआ है। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तर की स्थिति है, ये दक्षिण की स्थिति है, फिर भी दोनों के आगे उत्तरी अक्षांश लगा हुआ है। और ये दोनों, ये वाली पश्चिम की स्थिति है और ये भारत की पूर्व की स्थिति है, तो दोनों के आगे पूर्वी देशांतर लगा हुआ है। तो इसका क्या कारण है ये हम पहले देखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो है 0 डिग्री अक्षांश की रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भारत की जो अवस्थिति है, देखो दोस्तों, भूमध्य रेखा से जस्ट उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो अवस्थिति है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा से उत्तर में अवस्थित होने के कारण ये अक्षांश है वो दोनों के आगे ही उत्तरी अक्षांश लगता है। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों देशांतरीय जो अवस्थिति भारत की अगर हम लोग देखें तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है, ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है वो विश्व में लंदन से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों भारत की अवस्थिति ग्रीनविच रेखा से पूर्व में अवस्थित होने के कारण ही भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये क्लियर हो गया। भारत की जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, और भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। भारत के सबसे पूर्व में अवस्थित जो राज्य है वो है गुजरात है। एक बार दोस्तों ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसी टाइप से भारत के सबसे पूर्व में अवस्थित राज्य और भारत के सबसे पश्चिम में अवस्थित राज्य ये कौन से हैं। तो भारत के सबसे पूर्व में अवस्थित राज्य है वो तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और स्टूडेंट्स भारत के सबसे पश्चिम में जो अवस्थित राज्य है वो है गुजरात राज्य। इन दोनों के बीच की अगर लंबाई की बात की जाए तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की हो गई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत के सबसे उत्तर पश्चिम में अवस्थित जो देश है वो है पाकिस्तान। उसके पश्चात आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो दोस्तों भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है वो है अफगानिस्तान। इसकी जो स्थलीय सीमा लगती है वो है 84 किलोमीटर। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित जो देश है वो है चाइना, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में अवस्थित जो देश है वो है म्यांमार। भारत के दक्षिण पूर्व में अवस्थित जो देश है वो है बांग्लादेश। ये टोटल हमारे जो
स्थलीय सीमा साझा करने वाले जो देश हो गए वो टोटल 7 देश हो गए। तो दोस्तों 7 देशों में कौन कौन से आ गए? पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये हमारे टोटल जो 7 देश है वो हमसे स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कई बार दोस्तों हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल कितने देश हैं, तो ऑप्शन आता है 5, 6, 7, 8। हम लोग भूलवश 8 के टिक लगा देते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि श्रीलंका भी हमारा एक पड़ोसी देश है। लेकिन दोस्तों श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश तो जरूर है, लेकिन वो हमसे स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, वो हमसे जलीय सीमा साझा करता है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जलीय संधि है जिसका नाम है एडम ब्रिज। इसका नाम है एडम ब्रिज, जो हमारी जलीय संधि है। एडम ब्रिज है वो दो जल संधियों को जोड़ती है और जो 2 स्थल जो क्षेत्र है उनको अलग करती है। तो स्थल क्षेत्र भारत और श्रीलंका उनको अलग करती है, और जो 2 जलीय क्षेत्र हैं, एक तो पाक स्टेट जो ऊपर है, पाक स्टेट यानी पाक जल संधि, और एक जस्ट इसके नीचे अवस्थित है जो है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। इन दोनों को ये जो एडम ब्रिज है, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है, ये इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों श्रीलंका है वो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, वो भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करता है। एक दोस्तों इसके जस्ट भारत के दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में एक देश अवस्थित है जिसका नाम है मालदीव देश है। ये मालदीव है, इसकी राजधानी है माले। मालदीव जो देश है दोस्तों वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित देश है, छोटे छोटे इसमें द्वीप वाले क्षेत्र हैं, तो द्वीपों से निर्मित देश है ये मालदीव है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल भित्तियों से हुआ है। तो कई बार दोस्तों ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा देश है जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित देश है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर ईरान का ऑप्शन दे देते हैं, और एक ऑप्शन डाल देते हैं मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मालदीव। अब दोस्तों हम लोग बात करें भारत की जलीय सीमा, तो भारत की जलीय सीमा भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र में भारत की जो जलीय सीमा है, दक्षिण पश्चिम वाले जो क्षेत्र है उसमें भारत की जलीय सीमा अरब सागर से लगती है, और भारत की जो पूर्व में जो जलीय सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है, और भारत के जस्ट जो दक्षिण है उसके अंदर हिंद महासागर अवस्थित है। दोस्तों अगर हम लोग भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र है उनकी अगर बात करें, तो भारत के अरब सागर वाले क्षेत्र में द्वीप वाला जो क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है, और भारत की बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में जो द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोगों ने देखा है कि भारत की जो अवस्थिति है वो भारत की अवस्थिति उत्तर, ये जो भूमध्य रेखा उसके उत्तर में अवस्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, उसके पूर्व में अवस्थित होने के कारण पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो भारत है वो विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों अक्सर एग्जाम में कि भारत की अवस्थिति है नंबर 1 ऑप्शन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नंबर 2 ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, नंबर 3 ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, नंबर 4 ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो दोस्तों ध्यान रखना है भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो भारत है वो एक दक्षिणी एशियाई देश है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित होने के कारण भारत की जो देशों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत दक्षिणी एशियाई देश है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर भारत का जो मानचित्र की बात की थी, तब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके बीचों बीच, लगभग बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। अब दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के अंदर कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इन 8 राज्यों की अवस्थिति हम देखेंगे। भारत की जो कर्क रेखा गुजरती है वो सबसे पहले जो प्रवेश करती है वो करती है गुजरात वाले क्षेत्र से, उसके पश्चात जाती है राजस्थान में। राजस्थान के जो 2 दक्षिण वाले जो जिले हैं वहां से होकर के गुजरती है। हालांकि ये जो 2 दक्षिण वाले जो जिले हैं वो एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है। डूंगरपुर को दोस्तों ये सिर्फ टच होकर के गुजरती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। तो एक तो राज्य हो गया दोस्तों गुजरात, उसके पश्चात हो गया राजस्थान, उसके पश्चात जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पश्चात जाती है झारखंड में, झारखंड के पश्चात जाती है पश्चिम बंगाल में,
पश्चिम बंगाल के पास जाती है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद में जाती है मिजोरम में। इस प्रकार से कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो एक साथ अगर हम लोग देखना चाहें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरने के कारण भारत की जलवायु का प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो कर्क रेखा के जस्ट उत्तर वाला क्षेत्र होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र, और कर्क रेखा से जो जस्ट दक्षिण वाला क्षेत्र होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र। तो भारत की अगर क्वेश्चन ये आए कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगर क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत के जस्ट उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो हिमालय प्रदेश हमारा क्षेत्र है, और साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी जो वायु की जो धारा होती है उनको ये हिमालय वाला क्षेत्र है वो रोक लेता है, जिसके कारण भारत के ऊपर जो कर्क रेखा से दक्षिण वाली शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसका प्रभाव भारत में कम होता है, और पूरे भारत की जो जलवायु है वो लगभग उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए निम्नलिखित में से भारत की जलवायु है, नंबर 1 ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय जलवायु, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, नंबर 3 समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और नंबर 4 शीत कटिबंधीय जलवायु। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग हमारे उत्तर वाले क्षेत्र में हिमालय अवस्थित होने के कारण इसका आंसर हम लोग करेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो हिमालय की अवस्थिति के कारण हमारी जो जलवायु हो गई वो पूरे भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो देखो दोस्तों, इसमें भी हमारी जो नोट्स है उसमें भी यही हमने लिखा है कि भारत की जो उत्तर की जो सीमा उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थित होने के कारण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। हालांकि कर्क रेखा से उत्तर की तरफ भारत की जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और कर्क रेखा से दक्षिण की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण भारत की जो ओवरऑल जो जलवायु है वो हो जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखो दोस्तों, इसमें अपने नोट्सों में लिखा हुआ है कि भारत में कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य तो वही 8 राज्य अवस्थित हैं जो हम पूर्व में जिनका हम वर्णन कर चुके हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। अब देखो दोस्तों, भारत की हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात आती है भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में हम लोग बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसका मिलियन वर्ग किलोमीटर में भी पूछ लिया जाता है। तो मिलियन वर्ग किलोमीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 3.28 वर्ग मिलियन किलोमीटर। अब दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का ये देखेंगे कि भारत का विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उनमें भारत का क्षेत्रफल कितने नंबर पर आता है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 7वें नंबर पर आता है। तो 7वें नंबर पर आता है तो इससे पहले 6 देश कौन से ये हमको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो है रसिया है। रसिया के बाद नंबर आता है कनाडा का, कनाडा के बाद नंबर आता है चाइना का, चाइना के बाद नंबर आता है यूएसए का, यूएसए के बाद नंबर आता है ब्राजील का, ब्राजील के बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन देश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को भी एक देश की तरह ही काउंट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाद में नंबर आता है भारत का। अब भारत के जस्ट बाद में आता है अर्जेंटीना का, और अर्जेंटीना के बाद में आता है कजाकिस्तान का। इस तरह से हमने 9 देशों के बारे में बात की। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो सर्वाधिक सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है रसिया का। देखो दोस्तों, इसके अंदर एक टेबल भी दी हुई है जिसमें इन्होंने 1-2 नंबर के हिसाब से इनको सेट किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्षेत्रफल के आधार पे जो देश है वो है रूस, उसके पश्चात है कनाडा, उसके पश्चात चाइना, उसके पश्चात यूएसए, उसके पश्चात ब्राजील और उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया। एक बार ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया भी हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा था क्रम के अनुसार निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित कीजिए।
तो सबसे बड़ा हो गया रूस, उसके पश्चात कनाडा, उसके पश्चात चाइना, उसके पश्चात यूएसए, उसके पश्चात ब्राजील और उसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग जानते हैं 7वें नंबर पर कौन सा देश है, अपना प्यारा भारत। इसी की अगली सीरीज में 7 नंबर पे अपना भारत हो गया, 8 नंबर पे अर्जेंटीना हो गया और 9 नंबर पे कजाकिस्तान हो गया। ये तो दोस्तों हमारी हो गई क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पर रूस है, लेकिन दोस्तों हम लोग बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस नहीं बल्कि चाइना है और सेकंड नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि शायद हम लोग थोड़े ही दिनों में चाइना को ओवरटेक करते हुए जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। तो अगर दोस्तों ये वाली बात तो हो गई हमारी क्षेत्रफल के हिसाब से देशों की बात और जनसंख्या के हिसाब से देशों की बात। अब हम लोग भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से अगर पूरे विश्व में हम लोग प्रतिशत देखना चाहें तो ये हम लोग देखेंगे। भारत का पहले तो हम लोग जनसंख्या देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या है कितनी। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या वो है 121 करोड़। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कई आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि भारत की जनसंख्या जो वर्तमान में है वो 135 करोड़ को पार कर चुकी है और थोड़े दिन में हम लोग चाइना को भी ओवरटेक कर जाएंगे। और जनसंख्या के आधार पर हमने देख लिया सबसे पहले सबसे नंबर 1 पर जो देश है वो है चाइना और सेकंड नंबर पर हमारा प्यारा भारत। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत का जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 7.5%, 17.5%। और दोस्तों अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का प्रतिशत, तो भारत का प्रतिशत है वो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग। तो दोस्तों एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में 2 आपको कथन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जैसे कथन नंबर 1 हो गया कि विश्व की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा, नंबर दूसरा जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। फिर इसमें देंगे आपको कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है। तो पहला जो कथन है वो अपना सही हो गया। सेकंड हमने देखा है कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% भाग है। तो दोस्तों हमारे दोनों कथन सही हो गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि भारत कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अब दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देशों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर चाइना आता है, नंबर 2 पर भारत आता है, नंबर 3 पर यूएसए आता है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित देश है, नंबर 4 पर इंडोनेशिया आता है। तो दोस्तों इंडोनेशिया जो देश है वो पूरे विश्व में मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यानी कि पूरे विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है वो इंडोनेशिया देश में निवास करती है। इंडोनेशिया दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया में अवस्थित ही एक देश है जो द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो का कुछ वाला पार्ट आता है। तो ये इंडोनेशिया उनसे बना हुआ है और पूरे विश्व में मुस्लिम आबादी की दृष्टि से सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी जो निवास करती है वो जो देश है वो है इंडोनेशिया। इसके पश्चात दोस्तों आता है ब्राजील, उसके पश्चात आता है पाकिस्तान, उसके पश्चात आता है नाइजीरिया। दोस्तों नाइजीरिया है वो अफ्रीका का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है उसकी अगर बात करें तो वो है नाइजीरिया। और नाइजीरिया में भूखमरी हम लोग जो इंडेक्स विश्व भर में विश्व की जो संस्थाएं जो इंडेक्स निकालती हैं उसमें भी हम दोस्तों देखते हैं कि नाइजीरिया का स्थान लगभग नीचे की तरफ ही होता है। अफ्रीका महाद्वीप वैसे ही पिछड़ा हुआ है और उसमें भी सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जो देश है वो है दोस्तों नाइजीरिया। इसके पश्चात जो आता है वो है बांग्लादेश, उसके पश्चात है रूस। तो नंबर 1 पर हो गया चाइना, नंबर 2 पर हो गया भारत। और दोस्तों हमने देखा था क्षेत्रफल के हिसाब से, ये तो है अपना जनसंख्या के हिसाब से। एक बार क्षेत्रफल के हिसाब से भी वापस रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 पर था रसिया, उसके पश्चात था कनाडा, उसके पश्चात था चाइना, उसके पश्चात था यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके पश्चात था ब्राजील, उसके पश्चात था ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर था अपना प्यारा भारत। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो मानक जो समय रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, किस क्षेत्र में होकर के गुजरती है, कितने राज्यों को क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो भारत के अंदर जो स्थानीय समय की गणना करने के लिए हमने इलाहाबाद में एक नैनी नामक स्थान है। इलाहाबाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और उससे इलाहाबाद के पास में एक नैनी जगह है, वहां से एक देशांतर रेखा गुजरती है और उस देशांतर रेखा को हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा दोस्तों, इसका नाम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि पृथ्वी का ये ग्लोब है और इसके अंदर जो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो गुजरती है लंदन से होकर के, और इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ये जो हमारी 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, वो ये देशांतर रेखा जो ग्रीनविच रेखा है, उससे हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जब 82.5 डिग्री पर पहुंचेंगे तब ये वाली रेखा आती है, तब इसका नाम पड़ा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और दोस्तों ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। और ये जो मानक देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत के 5 निम्नलिखित राज्यों में से कौन से 5 राज्य हैं जिनसे होकर के भारत की स्थानीय समय गणना के लिए देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो ये जो 5 राज्य हैं वो दोस्तों हैं, सबसे उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ और उसके पश्चात ओडिशा, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों शायद आप ये सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से जब ये रेखा स्टार्ट हुई है तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये रेखा या तो केरला को टच करनी चाहिए थी या तमिलनाडु को टच करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों ये जो रेखाएं हैं अपनी पृथ्वी पर, अक्षांश की जो रेखाएं और देशांतर की जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं और पृथ्वी गोल है। गोल होने की वजह से ये रेखाएं भी कर्व के रूप में होते हुए जाती हैं। तो ये रेखा सीधी न होकर के कर्व के रूप में है, इसी वजह से ये उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर के आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। सबसे पहले जाती है उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, उसके पश्चात छत्तीसगढ़, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, उसके पश्चात ओडिशा और उसके पश्चात आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से दोस्तों ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इस रेखा के कारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में अवस्थित होने के कारण भारत का जो समय है वो लंदन के जो समय है, जो मानक हमारा जो समय माना गया है उससे 5.5 घंटे आगे रहता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि भारत का समय मानक जो स्थानीय समय है उससे 5.5 घंटे आगे है, मानक समय से भारत का समय 5.5 घंटे पीछे है, या फिर इस समय है जो 5.5 घंटे उसमें भी ये लोग चेंज कर देंगे, ऑप्शन को अलग बना देंगे। तो अपने को ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा सही वो होगा 5.5 घंटे भारत का समय मानक समय रेखा से आगे है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा है वो भारत में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान है, वहां से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर के हमारी मानक समय रेखा भारत में गुजरती है। अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि भारत के अंदर, भारत की अवस्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत के एक तरफ अरब सागर लगता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी लगती है, उत्तर की तरफ हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा भी है और भारत की जलीय सीमा भी है। जलीय सीमा में दोस्तों लक्षद्वीप की सीमा भी आती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रेखा भी आती है। तो दोस्तों अगर भारत की स्थलीय सीमा रेखा की अगर बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा इधर गुजरात से स्टार्ट होकर के फिर इधर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर से होते हुए ये सारी यहाँ तक आते हुए ये त्रिपुरा तक वापस आ जाती है। और इस जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग बात करें भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई। तो भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई इधर गुजरात, फिर उसके पश्चात आ जाता है अपना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चात आएगा गोवा, गोवा के पश्चात कर्नाटक, कर्नाटक के पश्चात केरल, केरल के पश्चात ऊपर की तरफ वापस चलेंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु के पश्चात आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पश्चात ओडिशा, ओडिशा के पश्चात पश्चिम बंगाल,
फिर इधर बांग्लादेश आ जाएगा तो इधर से ये टच नहीं करेगा। तो ये वाले जो राज्य हैं हमारे वो जलीय सीमा से या तटीय सीमा भी बोल सकते हैं इसको, उससे सीमा साझा करते हैं। और इधर दोस्तों हमारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, वो भी भारत का ही एक हिस्सा है और वो भी जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इनकी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और भारत की जो मुख्य भूमि है, इन सबको अगर सम्मिलित करते हुए भारत की तटीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो दोस्तों भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ये तो जो हमारी 7516.6 किलोमीटर है, ये जो सीमा रेखा की लंबाई है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत की मुख्य भूमि से अलग हैं, उनको मिलाते हुए जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर नहीं शामिल किया जाए और सिर्फ क्वेश्चन ये आए कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 7516.6 किलोमीटर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है वो भारत का जो मुख्य प्रदेश है उसकी जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और इन दोनों को, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत की मुख्य भूमि से अलग हिस्सा है, उनको अगर जोड़ते हुए देखा जाए तो दोस्तों लंबाई आ जाएगी 7516.6 किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम की जो कंपटीशन की जो एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर टफ से टफ क्वेश्चन वो बनते जा रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछ रहे हैं। तो टफ क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में अवस्थित 2 मुख्य द्वीप समूह है जिनमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अगर हमको ये दोनों अगर आंकड़े याद रह जाते हैं, एक तो हमारी जो कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर और जो भारत की मुख्य जो भूभाग है उसकी जो तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, अगर ये 2 आंकड़े याद रह जाते हैं तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? जैसे मुख्य इनको सबको सम्मिलित करते हुए हमारी लंबाई ये है 7516.6 किलोमीटर और भारत की सिर्फ मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो 6100 किलोमीटर। तो इस पूरे में से अगर 6100 किलोमीटर हम लोग घटा देंगे तो जो जितनी लंबाई आएगी वो आएगी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई। अब दोस्तों क्वेश्चन यूपीएससी में क्वेश्चन वो आया हुआ था, पीछे हमने देखा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम के अकॉर्डिंग उन्होंने सजा रखा था, पूछ रखा था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये है गुजरात। गुजरात भारत में सर्वाधिक जो तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है। गुजरात के पश्चात अगर दोस्तों बात करें तो वो आएगा आंध्र प्रदेश और उसके पश्चात आता है तमिलनाडु। और अगर दोस्तों बात की जाए कि सबसे कम जो तटीय सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो भारत में कौन सा है, तो सबसे कम तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है गोवा। अब दोस्तों शायद एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि हम लोग जब मैप को देखते हैं तो मैप में ये देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो हमको बहुत लंबी दिखती है और गुजरात वाली हमको ये लगता है कि ये तो आंध्र प्रदेश से कम है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर गुजरात है वो थोड़ा सा कर्व लिए हुए है, तो जब इसकी लंबाई को हम लोग अगर इसको सीधा करके या फिर इस तरह से भी अगर नापेंगे तो वो गुजरात की जो लंबाई है वो आंध्र प्रदेश की लंबाई से अधिक आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा साझा करने वाला जो राज्य हो गया वो हो गया गुजरात, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पश्चात आ जाएगा तमिलनाडु। और दोस्तों सबसे कम जो तटीय सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो है अपना गोवा। अब दोस्तों हमने अपने मैप में देखा था कि इसमें छोटे छोटे क्षेत्र अलग अलग भागों में दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ पर येनम लिखा हुआ है, यहाँ पर पुदुचेरी लिखा हुआ है, यहाँ पर कराईकल लिखा हुआ है और यहाँ पर माहे लिखा हुआ है। तो ये वाले जो 4 जो क्षेत्र हैं वो चारों के चारों दोस्तों हैं पुदुचेरी के ही क्षेत्र हैं, येनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। तो अक्सर दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, एक तरफ ये क्षेत्र दे देंगे और दूसरी तरफ मिलान करने वाला राज्य दे देंगे कि येनम कहाँ पे अवस्थित है, कौन से राज्य में अवस्थित है, माहे कौन से राज्य में अवस्थित है, पुदुचेरी कौन से राज्य में अवस्थित है, कराईकल कौन से राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों येनम है वो है, हालांकि ये चारों जो पार्ट है वो पुदुचेरी के पार्ट है, लेकिन ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित न होते हुए येनम है वो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, पुदुचेरी और कराईकल है वो तमिलनाडु में अवस्थित है, माहे है वो केरल में अवस्थित है। तो दोस्तों अगर मिलान करने के लिए आ जाए तो इसको अपने को गलत नहीं करना है, येनम को करना है आंध्र प्रदेश में,
पुदुचेरी और कराईकल को करना तमिलनाडु में और माहे को करना है केरल में। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग एक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की ही अगली सीरीज के अगले टॉपिक के रूप में वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं।